एकदेशीय समास की चर्चा के क्रम में इस पाठ में दो सूत्रों पर विचार किया जाएगा। प्रथम सूत्र है अर्धम नपुंसकम और द्वितीय सूत्र है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यत्रस्याम्। अर्धम नपुंसकम इस सूत्र पर विशेष विचार भी है। वह यह है कि अर्ध शब्द दो लिंगों में पाया जाता है, एक तो पुल्लिंग में और एक नपुंसक लिंग में। और नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अर्ध शब्द उसका इस सूत्र के द्वारा समास किया जाता है। पुल्लिंग वाला जो अर्ध शब्द है उसका इस सूत्र से समास नहीं होता, उसका तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अब प्रश्न यह है कि जो अर्ध शब्द नपुंसक लिंग का है उसका क्या अर्थ होगा और जो अर्ध शब्द पुल्लिंग का है उसका क्या अर्थ होगा। इस पर विभिन्न प्रकार से चर्चा की गई है। अमरकोशकार ने कहा पुंस्यर्धोर्धं समिंग सके। पुंस्यर्धः पुंसी अर्धः, अर्ध शब्द पुल्लिंग में होता है। अर्धम समिंग सके और ठीक आधा हिस्सा इस अर्थ में अर्धम नपुंसक लिंग में होता है। इससे पूर्व सूत्र गया पूर्व परा धरोत्तर में एकदेशी नैकाधिकरणे, वह सूत्र भी एकदेशी समास करता है और यह सूत्र भी एकदेशी समास करता है। चर्चा यह हुई कि पूर्व परा धरोत्तर में एकदेशी नैकाधिकरणे सूत्र में ही अर्ध शब्द का भी पाठ कर देते, अलग से अर्धम नपुंसकम सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी पृथक अर्धम नपुंसकम ऐसा सूत्र बनाया गया है। उससे इस बात का ज्ञापन मिलता है कि जो अर्धम है वह नपुंसक लिंग का है और अर्धम में तो नपुंसक लिंग स्पष्ट रूप से श्रूयमाण ही है। तो अर्धम शब्द से ही जब नपुंसक रूपी अर्थ की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, तो नपुंसक पद का प्रयोग क्यों किया गया। नपुंसक पद का भी सूत्र में प्रयोग किया गया। तो इस नपुंसक पद के प्रयोग से नित्य नपुंसक अर्ध शब्द ऐसे अर्थ का लाभ होता है कि ऐसा अर्ध शब्द जो नित्य नपुंसक लिंग में ही रहता हो उसी का समास होगा। जो पुल्लिंग में भी रहता हो या पुल्लिंग का हो उसका समास नहीं होगा। खंडवाची जो अर्ध शब्द है, जिस अर्ध शब्द का अर्थ होता है खंड, वह नित्य नपुंसक लिंग का नहीं है। जैसे ग्रामार्थः, नगरार्थः इत्यादि स्थलों पर जो अर्ध शब्द है वह खंडवाचक है। तो खंडवाचक जो अर्ध शब्द है वह नपुंसक लिंग का, वो नित्य नपुंसक लिंग का नहीं है। लेकिन समांशवाची जो अर्ध शब्द है, ठीक आधा हिस्सा, एक तो हुआ हिस्सा, एक तो हुआ अंश और एक हुआ समांश। अंश मतलब हुआ हिस्सा और समांश मतलब हुआ ठीक आधा हिस्सा। किसने कहा कि इसमें मेरा हिस्सा है, तो उसमें यह निर्धारित नहीं है कि कितना हिस्सा है, लेकिन कहेंगे इसमें आधा हिस्सा मेरा है, तो इससे निर्धारित हो गया कि आधा उसका है। तो जो समांशवाची अर्ध शब्द है वह नित्य नपुंसक लिंग का है, लेकिन जो अंशवाची अर्ध शब्द है, खंडवाची अर्ध शब्द है, वह तो आपका पुल्लिंग का होता है। और जो समांशवाची अर्ध शब्द है उसी का इस सूत्र में ग्रहण किया गया है, उसी का समास होगा। जो आधा अर्थ का वाचक, हिस्सा अर्थ का वाचक, अंशवाचक अर्ध शब्द है उसका समास इस सूत्र के द्वारा नहीं होगा। उसी को वृत्ति में लिखा है, वृत्ति पढ़िए। हाँ, समांशवाची अर्ध शब्दो नित्यम क्लीबे। समांशवाची जो अर्ध शब्द है सह नित्यम क्लीबे, वह नित्य ही, क्लीब अर्थात नपुंसक लिंगे, क्लीबे अर्थात नपुंसक लिंगे, वह नित्य ही नपुंसक लिंग में वर्तमान है।
सह प्रागवत, ऐसा जो समांसवाची नित्य नपुंसक लिंग वृत्ति अर्ध शब्द उसका अव्ययवाचक शब्द के साथ समास होता है, यह सह प्रागवत का तात्पर्य हुआ। अब इसका उदाहरण देंगे अर्ध पिप्पली। उदाहरण क्या है? अर्ध पिप्पली। तो अब अर्ध पिप्पली इस उदाहरण में इसका जो लौकिक विग्रह बनेगा वो बनेगा पिप्पल्याह अर्धम। पिप्पल्याह अर्धम इस लौकिक विग्रह में, पिप्पलिंगस अर्धसु इस अलौकिक विग्रह में अर्धम नपुंसकम इस सूत्र के द्वारा समास किया जाएगा। अर्ध पिप्पली अर्ध बनेगा, अर्ध का पूर्व निपात हो जाएगा, तो अर्ध पिप्पली यह रूप निष्पन्न होता है। प्रश्न ये है कि पिप्पल्याह अर्धम ऐसा विग्रह करें या पिप्पल्याह अर्धेन ऐसा विग्रह करें, पिप्पल्याह अर्धाय ऐसा विग्रह करें। सभी विग्रहों में जो पिप्पली शब्द है वह तो नियत विभक्तिक है, और नियत विभक्तिक होने के कारण से इसकी एक व्यक्ति चापूर्व निपात सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होनी चाहिए। उपसर्जन संज्ञा होने से इसको गोस्त्रीय रूप सर्जनस्य इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व होना चाहिए। वह ह्रस्व क्यों नहीं होता अर्ध पिप्पली में? उसका समाधान दिया है एक विभक्तौ इति अषष्ठ्यंत वचनम। एक विभक्तौ इति अषष्ठ्यंत वचनम कि एक विभक्ति चापूर्व निपाते जो सूत्र है उसमें अषष्ठ्यंत वचनम, इस प्रकार से अषष्ठ्यंत कहना चाहिए। अर्थात जो षष्ठ्यंत होता है, जो षष्ठ्यंत होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा एक विभक्ति चापूर्व निपाते सूत्र से नहीं होती। जो षष्ठ्यंत भिन्न होगा उसी की उपसर्जन संज्ञा एक व्यक्ति चापूर्व निपाते सूत्र के द्वारा होगी। जो षष्ठ्यंत होगा, षष्ठी विभक्ति युक्त होगा, षष्ठी विभक्ति जिसका अंतावय होगा ऐसा जो होगा उसके एक व्यक्ति चापूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी। तो पिप्पल्याह अर्धम, पिप्पल्याह अर्धेन, पिप्पल्याह अर्धाय, पिप्पल्याह अर्धात इत्यादि स्थल में जो पिप्पल्याह है वो षष्ठ्यंत है, इसलिए उसकी एक व्यक्ति चापूर्व निपाते सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई। और जब उपसर्जन संज्ञा ही नहीं हुई तो गोस्त्रीय और उपसर्जनस्य सूत्र के द्वारा ह्रस्व का भी प्रसंग नहीं है, अर्ध पिप्पली यह रूप सिद्ध हो जाता है। अब प्रश्न यहां पर यह हुआ कि जब षष्ठ्यंत जो कि नियत विभक्ति है षष्ठ्यंत, उसकी अगर एक व्यक्ति चापूर्व निपाते सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा नहीं होती तो पंचखट्वी यह प्रयोग फिर कैसे बनेगा? क्योंकि पंचानाम खट्वानाम समाहारः, पंचानाम खट्वानाम समाहारम, पंचानाम खट्वानाम समाहारेण, पंचानाम खट्वानाम समाहाराय, पंचानाम खट्वानाम समाहारात इत्यादि स्थल में जो खट्वानाम है वो तो नियत विभक्ति की है और उसमें षष्ठी विभक्ति है। अब उसकी अगर उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी तो फिर उसको ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा तो फिर वह अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्ट से स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा, स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा तो द्विगु से ङीप नहीं होगा, ङीप नहीं होगा तो पंचखट्वी यह प्रयोग नहीं बन पाएगा। जबकि महाभाष्यकार ने स्वयं पंचखट्वी ऐसा प्रयोग दिया है। तो महाभाष्यकार ने चूंकि पंचखट्वी प्रयोग दिया, इससे यह ज्ञापित हुआ कि पंचखट्वी में तो ह्रस्व होता है, यद्यपि वो नियत विभक्तिक है, षष्ठ्यंत है, फिर भी उसमें ह्रस्व हो रहा है। तो एक विभक्तौ अषष्ठ्यंत वचनम, यह वचन पंचानाम खट्वानाम, यहाँ पर जो षष्ठ्यंत खट्वानाम है उसमें नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? तो उसका आगे समाधान दे देते हैं कि एक देशी समास विषयकः अयम उपसर्जन संज्ञा निषेधः। यह जो उपसर्जन संज्ञा का निषेध किया गया है यह एक देशी समास विषयक, यह केवल एक देशी समास विषयक है। जहां पर अर्धम नपुंसकम सूत्र के द्वारा समास होगा वह एक देशी समास है। उस एक देशी समास में ही यह उपसर्जन संज्ञा का निषेध लगता है। एक व्यक्तौ अषष्ठ्यंत वचनम रूपी जो उपसर्जन संज्ञा का निषेध है यह एक देशी समास में ही लगता है। और पंचानाम खट्वानाम समाहारः, यहाँ पर एक देशी समास नहीं है, वहां तो समाहार अर्थ में होने वाला द्विगु समास है, क्योंकि तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ सूत्र से समास हो रहा है और वह चूंकि संख्या पूर्वक है इसलिए समाहारार्थक द्विगु है। और समाहारार्थक द्विगु समास में या फिर एक देशी समास से भिन्न समास में एक व्यक्तौ अषष्ठ्यंत वचनम यह निषेध लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप पंचानाम खट्वानाम यहाँ पर निषेध नहीं लगेगा, निषेध नहीं लगेगा तो उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी तो ह्रस्व भी होगा, ह्रस्व होगा तो अदंत बन जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा और द्विगु से ङीप हो जाएगा, पंचखट्वी यह रूप सिद्ध हो जाता। तो एक देशी समास विषय का अयम उपसर्जन संज्ञा निषेध तेन पंचखट्वी इत्यादि सिद्धम।
तो पंचम खट्टवी इत्यादि रूप इसका सिद्ध हो जाता है। लेकिन पिप्पल्यः अर्धम इत्यादि स्थल में जो पिप्पली शब्द है वह नियत विभक्ति का षष्ठ्यंत है, उसमें निषेध लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक देशी समास वाला है, उसमें अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास हो रहा है, वह एक देशी समास है, इसलिए निषेध लग जाएगा। निषेध के लग जाने से उसको ह्रस्व, उसकी उपसर्जन संज्ञा ही नहीं होगी, उपसर्जन संज्ञा ही नहीं होगी तो ह्रस्व का प्रसंग ही नहीं है। तो अर्ध पिप्पली परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो नियम से समस्त पिप्पली चूंकि स्त्रीलिंग में है इसलिए अर्ध पिप्पली इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, समस्त पद स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाता है। तो पिप्पल्यः अर्धम अर्ध पिप्पली, यहाँ पर जो अर्ध शब्द है वो समांसवाची है। इसका मतलब क्या हुआ? पिप्पली का ठीक आधा हिस्सा, ये इसका तात्पर्य हुआ। तो समांसवाची अर्ध शब्द का समांसवाची जो नित्य नपुंसकलिंग अर्ध शब्द उसका पिप्पली के साथ समास हो गया। समास होने के बाद अर्ध पिप्पली और एकत्व विशिष्ट संख्या चेत अवयवी, एकत्व विशिष्ट संख्या चेत अवयवी इत्यादि यहाँ पर भी आता है। इसीलिए यहाँ पर जो अर्ध पिप्पली है वो अगर बहुत संख्या विशिष्ट हो जाएगा तो उसका समास नहीं होगा, ये चर्चा आगे आएगी। तो अर्ध पिप्पली रूप सिद्ध होता है। आगे क्या लिखा है मूल में? क्लीबे किम ग्रामार्ध, जो अर्ध शब्द नित्य नपुंसक लिंग का है उसी का समास होगा, जो नित्य नपुंसक लिंग का नहीं है वह उसका समास नहीं होगा। तो जैसे ग्रामार्थ, ग्रामस्य अर्ध, यहाँ पर जो अर्ध शब्द है वह ठीक आधे हिस्से का वाचक नहीं है, वह तो अंश अर्थ का वाचक है, खंड अर्थ का वाचक है, हिस्से का वाचक है, ठीक आधा ये अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर जो अर्ध शब्द है वह नित्य नपुंसक लिंग का नहीं है। नित्य नपुंसक लिंग का नहीं होने के कारण से, पुल्लिंग का होने के कारण से उसमें समास भी इस सूत्र से समास नहीं हुआ, अर्धम नपुंसकम से समास नहीं हुआ, षष्ठी सूत्र से समास हो गया। तो ग्रामस्य अर्थः ग्रामार्थः, नगरस्य अर्थः नगरार्थः इत्यादि रूप सिद्ध हो जाते हैं। इससे सूत्र से समास होता तो अर्ध पहले आ जाता है, लेकिन षष्ठी से समास हुआ तो षष्ठ्यंत पहले आया, तो ग्रामार्थः यह रूप निष्पन्न हो जाता है। चलिए, द्रव्यैक्य एव, जहां पर जो अवयवी होगा वह एकत्व संख्या विशिष्ट ही होना चाहिए, अगर उसमें बहुत संख्या होगी तो उसका समास भी नहीं होगा। जैसे अर्धम पिप्पली नाम, अर्धम पिप्पली नाम में क्या है? तो पिप्पली जो है वो बहुत संख्या विशिष्ट हो गया, बहुवचन में चल गया, इसलिए उसमें समास नहीं हुआ। अगर एकत्व संख्या विशिष्ट होता तो हो जाता, जैसे अर्ध पिप्पली हुआ, वहां एकत्व संख्या विशिष्ट पिप्पली है और अर्धम पिप्पली नाम में तो बहुत संख्या हो गई, इसलिए अर्धम पिप्पली नाम यह व्यस्त पद ही रह गया, समस्त पद नहीं हुआ। अभी इसमें एक विशेष चर्चा और तत्वबोधनीकार ने लिखी कि जो अर्धम नपुंसकम में अर्धम पद है, यद्यपि वहां पर नपुंसकम अलग, अर्धम में नपुंसक लिंग है ही है, फिर नपुंसक ग्रहण किया गया है, इसके द्वारा एक विशेष बात भी ज्ञापित होती है। क्या ज्ञापित होती है? तो सूत्रेषु लिंग निर्देशो न विवक्षितः, सूत्र में जो लिंग का निर्देश किया जाता है ना वो विवक्षित नहीं होता। सूत्र में जो लिंग निर्देश है, अर्धम अगर नपुंसक लिंग का है तो उसको हम नपुंसक लिंग का ही लें, ऐसा निश्चित नहीं है। इसी बात को बताने के लिए दोबारा से नपुंसक का ग्रहण किया गया। अगर सूत्र में जो लिंग निर्देश है वो विवक्षित होता तो अलग से फिर नपुंसकम कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो सूत्र में लिंग निर्देश विवक्षित नहीं होता है, इस बात को बताने के लिए नपुंसकम पद का ग्रहण सूत्र में किया गया है। इसका फल क्या हुआ? इसका फल ये हुआ कि तस्येदम इत्यादि जो सूत्र हैं वहां पर लिंग निर्देश विवक्षित नहीं माना गया। तस्येदम सूत्र नपुंसक लिंग में है, इदम नपुंसक लिंग में है, लेकिन फिर भी रामस्य अपत्यम कहेंगे तो अगर वो पुत्र होगा, पुत्र अगर पुल्लिंग है तो भी प्रत्यय होता है, और रामस्य अपत्यम स्त्री, अपत्यम को कहां जोड़ देते हैं? स्त्री के साथ जोड़ देते हैं, जबकि स्त्री नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग का है तो यहां अपत्यम नपुंसक लिंग कैसे आया? तो रामस्य अपत्यम पुत्रः पुरुषः, इसमें भी प्रत्यय हो जाता है। रामस्य अपत्यम स्त्री, यहां पर भी प्रत्यय हो जाता है। रामस्य अपत्यम वस्तु इत्यादि कोई नपुंसक लिंग का विशेष्य होगा तो भी वहां पर प्रत्यय हो जाता है। तो अपत्यम अपत्यम अपत्यम, यह तस्येदम के कारण, तस्येदम से ही अपत्यम अपत्यम अर्थ आया है। तो तस्येदम में जो लिंग है वो अविवक्षित है, इसलिए अपत्यम से किसी को भी लिया जा सकता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ऐसा नहीं है कि वो अपत्य नपुंसक लिंग का ही हो तभी प्रत्यय होगा, पुल्लिंग का हो तब नहीं होगा।
तो यह बात भी इस नपुंसक ग्रहण से ज्ञापित होती है। इस प्रकार से विवेचन इन्होंने तत्वबोधनीकार ने लिखा और महाभाष्यकार ने भी यहाँ पर अपना मत दिया कि श्रम सम प्रविभागे नपुंसकः, जो अर्ध शब्द है श्रम प्रविभाग अर्थ में, ठीक आधे अर्थ में नपुंसक लिंग का है। अंश सामान्यवाची तो पुल्लिंग, लेकिन जो अंश सामान्यवाची है, अंश सामान्यवाची हिस्सा इत्यादि सामान्य रूप से हिस्सा अर्थ का वाचक जो अंश शब्द है वह पुल्लिंग है। सम प्रविभाग अर्थ का जो ठीक आधा हिस्सा का अर्थ का वाचक जो अंश शब्द है, अर्ध शब्द है, वह नपुंसक लिंग का है। इस प्रकार से विभिन्न आचार्यों ने अपना मत दे करके इसका विवेचन किया और तात्पर्य इसका यही है कि जो नित्य नपुंसक समांशवाची अर्ध शब्द है उसी का समास होगा। खंडवाची जो अंश सामान्यवाचक जो अर्ध शब्द है उसका समास इस सूत्र से नहीं होगा, षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन पूरा होता है, अर्धम नपुंसकम सूत्र का। इसके बाद इसी क्रम में अगला अग्रिम सूत्र है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा भी एक देशी समास किया जाता है। तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणी यह प्रथमांत हो गया। अन्यतरस्याम अव्यय विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। द्विपदम, दो पद का यह सूत्र है। अर्थ स्पष्ट ही है, सारी अनुवृत्ति इत्यादि के आधार पर अर्थ बनना है, क्योंकि ऊपर से एक देशिना इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है, एक देशी समास का प्रसंग चल रहा है। तो वृत्ति लिख दी, एतानि एकदेशिना सह प्रागवत। एतानि, एतानि कानि, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य, ये चार शब्द हैं, इनका एकदेशिना जो एकदेशी है उसके साथ समास हो जाता है। अव्ययवाचक जो शब्द है उसके साथ समास हो जाता है। एतानि एकदेशिना सह प्रागवत द्वितीयम भिक्षायाः, द्वितीय भिक्षा, यह इसका उदाहरण दिया। तो द्वितीयम भिक्षायाः, द्वितीय अम भिक्षा सु, यहाँ पर द्वितीय शब्द है, भिक्षा उसका एकदेशी हो गया, उसके साथ उसका समास हो गया। द्वितीय अम भिक्षा सु इत्यादि अलौकिक विग्रह में समास कर करके द्वितीय भिक्षा यह रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से तृतीयम भिक्षायाः, तृतीय भिक्षा, तृतीय अम भिक्षा सु अलौकिक विग्रह में समास कर करके तृतीय भिक्षा। चतुर्थम भिक्षायाः, चतुर्थ अम भिक्षा सु अलौकिक विग्रह में समास कर करके चतुर्थ भिक्षा। तुर्यम भिक्षायाः, चतुर्थ और तुर्य इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। चतुरश्चयता वाद्यक्षर लोपश्च, इस वार्तिक से चतुर शब्द से छ प्रत्यय भी होता है, यत प्रत्यय भी हो जाता है और आद्य अक्षर का लोप हो जाता है। छ प्रत्यय करेंगे तो तुरीय बन जाएगा और यत प्रत्यय कर देंगे तो तुरीय बन जाएगा, और डट थुक इत्यादि आगम करके करेंगे तो चतुर्थ बन जाएगा। तो चतुर्थः तुरीयः तुरीयः, ये तीनों ही शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं, चौथा, जिसको हिंदी में बोलते हैं चौथा। तो तुर्यम भिक्षायाः, तुर्यम भिक्षायाः, तुर्य भिक्षा, इस प्रकार भिक्षा तुर्यम, द्वितीयम भिक्षायाः, द्वितीयम भिक्षायाः द्वितीय भिक्षा, तुर्यम भिक्षायाः तुर्य भिक्षा, इस प्रकार से तुर्य भिक्षा रूप बन जाएगा। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य का ही पूर्व निपात होना है क्योंकि वही प्रथमांत है। तो तुर्य अम भिक्षासु अलौकिक विग्रह में समास कर करके तुर्य भिक्षा, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। आगे मूल में वृत्ति पढ़िए। एकदेशिना किम, एकदेशिना किम कह रहे जो अव्ययवाचक शब्द है उसी के साथ समास होगा, है जो अवयवी नहीं है उसके साथ समास नहीं होगा। जैसे द्वितीयम भिक्षायाः भिक्षुकस्य, द्वितीयम भिक्षायाः भिक्षुकस्य, यह उदाहरण दिया, द्वितीयम भिक्षायाः भिक्षुकस्य। अब द्वितीयम भिक्षायाः भिक्षुकस्य का अर्थ क्या हुआ? तो भिक्षायाः द्वितीयम भागम भिक्षुकस्य, इस प्रकार से अन्वय करना है। द्वितीयम भिक्षायाः भिक्षुकस्य, द्वितीयम भिक्षायाः भिक्षुकस्य, इसका अन्वय कैसे करना है? भिक्षायाः द्वितीयम भागम भिक्षुकस्य, इस प्रकार से इसका अन्वय होता है। अब भिक्षायाः में जो षष्ठी है वो अवयवावयी भाव संबंध में षष्ठी है और उस भिक्षायाः का अन्वय हो जाएगा द्वितीय में, और द्वितीय में जो ये द्वितीय पद है इसका भिक्षुक में कर्मत्वेन अन्वय हो जाता है। द्वितीय पद भिक्षुक का कर्म हो गया, तो भिक्षायाः का अन्वय हुआ द्वितीय में, द्वितीय का अन्वय हुआ भिक्षुक में। भिक्षायाः में अवयवावयी भाव संबंध में षष्ठी है, इसलिए भिक्षायाः अवयवम द्वितीयम तत् भिक्षुकस्य कर्म, इस प्रकार से इसका अन्वय करके अर्थबोध किया जाता है। तो भिक्षायाः द्वितीयम भागम द्वितीयम अवयवम भिक्षुकस्य, इस प्रकार से अन्वय है। अब यहाँ पर जो द्वितीय है उसका जो अवयवी है,
जो द्वितीय है उसका अवयवी भिक्षुक नहीं है। अगर द्वितीय का अवयवी भिक्षुक होता तब समास हो जाता। अब चूंकि कर्मत्वेन द्वितीयम का अन्वय भिक्षुक में हो रहा है, इसलिए द्वितीय का जो अवयवी है वह भिक्षुक नहीं है। उसके भिक्षुक के अवयवी नहीं होने के कारण से उसका द्वितीयम का भिक्षुक के साथ समास नहीं होता है। तो क्या ऐसे वाक्य प्रयोग ही रह जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वितीयम भिक्षायाः भिक्षुकस्य, इस प्रकार से वाक्य रह जाता है। तो ये तो इसका पदकृत्य बताया। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा द्वितीयम भिक्षायाः इत्यादि स्थिति में पहले षष्ठी समास की प्राप्ति थी, षष्ठी समास को बाध करके द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा एकदेशी समास किया गया। तो जो एकदेशी समास कर देंगे तो एकदेशी समास करने के बाद फिर षष्ठी समास कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है। तो वही उसका समाधान, वही यत्रोत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते तत्र अपवादेन मुक्ते पुनः न उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्ति नियम से। अब यहाँ पर द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा जब एकदेशी समास कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर षष्ठी सूत्र से समास नहीं हो सकता, और षष्ठी सूत्र से समास नहीं होगा तो द्वितीय भिक्षा, इस प्रकार का जो द्वितीयम भिक्षायाः, भिक्षा द्वितीयम, भिक्षा द्वितीयम ऐसा जो रूप बनता है वह रूप नहीं बन पाएगा। लेकिन अभिष्ट है कि भिक्षा द्वितीयम ऐसा रूप भी बने और द्वितीयम भिक्षाया, द्वितीय भिक्षा ऐसा रूप भी बने और द्वितीयम भिक्षायाः ऐसा वाक्य भी रहे, तीनों अभिष्ट हैं। इसके लिए सूत्र में अन्यतरस्याम ग्रहण किया गया है। किसका ग्रहण किया गया है, अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम ग्रहण बलात् यहाँ पर जो षष्ठी समास का निषेध प्राप्त हो रहा था, किस सूत्र से, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर जो द्वितीय है यह पूर्ण प्रत्यांत शब्द है, इसके योग में षष्ठी समास का निषेध प्राप्त था। इससे पहले जैसे सताम षष्ठा में नहीं हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर निषेध प्राप्त था, उस निषेध का भी यह अन्यतरस्याम ग्रहण क्या कर देगा, बाध कर देगा। और बाध कर करके यहाँ पर षष्ठी सूत्र से भी एक पक्ष में समास हो जाएगा अन्यतरस्याम ग्रहण बलात्, अन्यथा अन्यतरस्याम का ग्रहण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो अन्यतरस्याम ग्रहण बलात् एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के क्या रूप बन जाएगा, भिक्षा द्वितीयम, भिक्षा द्वितीयम। तो वही लिखा है, मूल में पंक्ति पढ़िए तो अन्यतरस्याम ग्रहण सामर्थ्य। हाँ, अन्यतरस्याम ग्रहण सामर्थ्यात्, सूत्र में जो अन्यतरस्याम कहा गया है ना, उसके ग्रहण के सामर्थ्य से पूर्ण गुण इति निषेधम बाधित्वा, पूर्ण गुण इत्यादि निषेध को बाध करके पक्षे षष्ठी समास, एक पक्ष में क्या हो जाएगा, षष्ठी समास भी हो जाएगा। षष्ठी समास होने का फल क्या हो गया, भिक्षा द्वितीयम, भिक्षायाः द्वितीयम इति भिक्षा द्वितीयम, भिक्षांगस द्वितीय अम इत्यादि विग्रह कर करके भिक्षा द्वितीयम, यह समस्त पद में निष्पन्न हो जाता है। तो इसके तीन उदाहरण बनेंगे। एक तो एकदेशी समास का उदाहरण बनेगा। एकदेशी समास का क्या उदाहरण बनेगा, द्वितीयम भिक्षायाः द्वितीय भिक्षा, यह तो हो गया द्वितीय भिक्षा, तृतीय भिक्षा, चतुर्थ भिक्षा, तुरीय भिक्षा, ये तो हो गए एकदेशी समास के उदाहरण। और एक इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा, अन्यतरस्याम ग्रहण बलात्, पूर्ण गुण का निषेध हो जाएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तो क्या बनेगा, भिक्षा द्वितीयम, भिक्षा तृतीयम, भिक्षा चतुर्थम, भिक्षा तुरीयम, यह बन जाएगा। और जब दोनों नहीं होंगे तब एक पक्ष में वाक्य भी रह जाएगा। तो क्या वाक्य रहेगा, द्वितीयम भिक्षायाः, तृतीयम भिक्षायाः, चतुर्थम भिक्षायाः, तुरीयम भिक्षायाः। यद्यपि यत्रोत्सर्गापवादौ इत्यादि नियम लगना चाहिए था, षष्ठी समास नहीं होना चाहिए था, लेकिन अन्यतरस्याम ग्रहण बलात् पूर्ण गुण का बाद हो जाएगा, इसका बाद हो जाएगा तो भिक्षा द्वितीयम, भिक्षा तृतीयम, इस प्रकार से षष्ठी समास भी यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। इसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास के इसी प्रसंग में दो सूत्र और बच जाते हैं, प्राप्तापन्ने च द्वितीया कालाः परिमाणिना। इन दो सूत्रों का विवेचन अगले पाठ में किया जाएगा। उसी के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास की भी परिसमाप्ति हो जाएगी और फिर सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रसंग प्रारंभ होगा।